नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैंने पिछले वीडियो में चौथा पाठ पढ़ाया था जो कि घनानंद के बारे में था। आज पांचवा पाठ है सेनापति। देखिए, सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य के पेपर में कवि परिचय केवल 2 अंक का आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इसमें आपको केवल 40 शब्दों में लिखना है। देखिए, कवि परिचय में सेनापति का अगर परिचय आ जाए तो बस आपको इतना सा लिखना है कि कवि सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कवित्र रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। हालांकि काव्य कल्प द्रुम भी इनकी रचना है, लेकिन कई लोग इनको एक ही मानते हैं, मिली नहीं है। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंद हैं। ये कवित्व छंदों में लिखा गया है, और कवित्र रत्नाकर की 2 तरंगें राम भक्ति की हैं, इसलिए इसे भक्ति ग्रंथ भी कहा जाता है। ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा से थोड़ा जुड़े हुए हैं। कवि सेनापति को श्लेष अलंकार में सिद्धस्त कवि माना जाता है। इनकी ब्रजभाषा में रचना है, कवित्व छंद है, और इनके षड ऋतु वर्णन में बहुत सूक्ष्म चित्रण है। श्लेष अलंकार की छठा हम आज भी देखेंगे। देखिए, आपकी पुस्तक सरयू में 5वें पाठ में सेनापति के 4 कवित्व लिए गए हैं, और चारों में ऋतु वर्णन है। वैसे भी ऋतु वर्णन के लिए विख्यात हैं। 2 जो कवित्व हैं उनमें ग्रीष्म का वर्णन है, और 2 में बसंत का। पहले बसंत वर्णन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला कवित्व है, बरन बरन तरु फूलें पवन बन सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जी में बोलत बेर दबीर कोकिल है। मधुप गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आबे आस पास पोह पन की सुवास सोई सौंदे के सुगंध माज सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। बसंत के आगमन का वर्णन है। कभी कह रहा है वर्ण माने वर्ण का मतलब रंग, तरह तरह के भिन्न भिन्न रंग बिरंगे। तरु फूले उपवन बन, चारों तरफ भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिल गए हैं उपवनों में। ऐसा लग रहा है सोई चतुरंग सर दल लयत, जैसे किसी राजा की चतुरंगी सेना, अलग अलग, पैदल वाले अलग, घोड़े वाले अलग, रथ वाले अलग, हाथी वाले अलग, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं। वो राजा कौन है यहाँ? बसंत। राजा बसंत की चतुरंगी सेना है। बंदी जिमी बोलत, जिमी माने जैसे, बंदी तो ये चारण भाट कवि होते हैं, उनको बंदी कहते थे। बंदी जैसे गान करते थे, राजा का विरध गाते थे, वैसे कोकिल हैं वो बंदियों की तरह राजा बसंत राजा की गुणगान कर रही हैं। गुंजत मधुप गान गुन गहियत हैं। मधुप माने भौरे गूंज रहे हैं, और वो उसका गुणगान कर रहे हैं। आबे आस पास पोह पन की सो वास सो, आसपास खुशबू, जैसे राजा आते हैं तो आसपास सेंट वगैरह इत्र वगैरह फूलों की खुशबू आ जाती है। ऐसे ऋतुराज बसंत राजा आ रहे हैं तो आसपास फूलों की खुशबू आने लगी है। सौंदे के सुगंध माजे सने रहियत है, और इस प्रकार सुगंधित जो खुशबू है वो चारों तरफ सनी हुई है। और शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, चारों तरफ शोभा को समाज में पूरी शोभा, जैसे राजा की शोभा होती है ऐसे वहाँ शोभा है। और ऐसा है किसी राजा का आगमन हो रहा है। वो राजा कौन है? बसंत। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। दूसरा पद है, देखिए, मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरवर नीरजन मंजन के काज के। मधुकर पुंज पुण्य मंजुल करत गुंज सुधरत कुंज सम सदन समाज के। व्याकुल वियोगी जोग कह सके न जोगी तहाँ बेहरत भोगी सेनापति सुख साज के। सगन तरुल सत बोले पिक कुल सत देखो ही हुल सत आए ऋतुराज के। पिछला छंद भी कवित्व था मनहण। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर यति पाई जाती है, और ये दूसरा भी मनहण कवित्व है। अगर इसकी व्याख्या आती है तो आप विशेष में ये बात जरूर लिखेंगे कि मनहण कवित्व का प्रयोग किया गया है, और इसमें 16, 15, 31 वर्ण होते हैं। देखिए, मलय समीर, यहाँ भी बसंत का वर्णन है। मलय का मतलब, मलयाचल का मतलब है चंदन की खुशबू, समीर माने वायु। तो चारों ओर कैसा वातावरण हो रहा है बसंत ऋतु में, चंदन की सुगंधित वायु बह रही है। सरोवर नीरजन मंजन के काज को, और तालाबों का जो पानी है वो आदमी के स्नान आदि का मतलब बहुत ही निर्मल हो गया है। मधुकर पुंज, पुंज माने समूह, भौरों के
समूह पुनः मंजुल करत गूंज, चारों मंजुल माने सुंदर, गूंज कर रहे हैं, भौरे गाना गा रहे हैं। और सुधरत कुंज सम सदन समाज के, और सभी जो समाज है उनके सबके कुंज ऐसे हो गए हैं कि उनका पूरा समाज का घर समाज पूरा बदल गया है, बहुत सुंदर हो गया है। व्याकुल अवियोगी जोग कैसा कहना जोगी ताहा, जो वियोगी हैं बहुत व्याकुल हैं। और जोग, योग, जो का मतलब योग, जो तत्सम शब्द है योग, तो योग के सके न जोगी, और योगी हैं जो साधक हैं वो साधना नहीं कर पा रहे हैं। बेहरत भोगी, और चारों तरफ जो भोगी हैं वो उनका विचरण कर रहे हैं बड़े सुख समाज के साथ। और सघन तरुलसत, वृक्ष हैं वो बड़े सघन हो गए हैं। बोले पिक कुल असत, तो सैकड़ों कोयलों का समूह उन पर गीत गा रहा है। और देखो ही उल्लसत आए ऋतुराज को, और हृदय में कितना उल्लास है, कितनी उमंग है, कितनी प्रसन्नता है ऋतुराज आने से। ऋतुराज बसंत के आने के बाद जो आनंद चारों ओर छाया है, कवि ने उसका वर्णन किया है। तीसरा कवित्व देखिए, इसमें जेठ यानी ग्रीष्म का वर्णन है। जेठन जे काने, जेठन जे काने सुदरत खस काने तल, ताहत है खाने के सुधार झारियत है। ग्रीष्म आते ही, ग्रीष्म ऋतु आते ही लोग क्या करते हैं, जेठ का महीना नज़दीक आते ही सब लोग खसकाने तल, जो खस वगैरह टटिया उनकी लाते हैं, और तलगर वगैरह होते हैं, ताव और तहखाने होते हैं अंदर अंडरग्राउंड, उन सबको सुधारने में लगे हैं, झाड़ने में लगे हैं। क्योंकि ग्रीष्म में क्या करेंगे, तहखाने में अंदर रहेंगे जिसमें वहाँ ठंडक रहे। होती है मरम्मत विविध जल यंत्रण की, विभिन्न प्रकार के जल यंत्र, टंकी वगैरह हैं, कूलर हैं, इनकी सफाई होती जल यंत्रों की। क्यों, फब्बारे हैं, कूलर हैं, इन सब की सफाई तो क्यों, कि इनसे शीतलता मिलेगी। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधारियत है, और जो ऊंचे ऊंचे अटा हैं, भवन है, उनके ऊपर सफ़ेदी की जाती है जिससे ताप अधिक नहीं आए। सफ़ेदी ऊपर छत के ऊपर सबसे ऊपरी सतह पर अगर सफ़ेद पेंट होगा तो गर्मी कम लगेगी उस मकान में। और सेनापति अंतर गुलाब अर गजा साज, सेनापति कभी कह रहे हैं कि अंतर आया इत्र के लिए, सेंट के लिए, इत्र की, गुलाब की, चंदन की, चारों तरफ खुशबू, सारा तारा हर मोले ले ले धारियत है। सभी लोग ये इत्र हैं, गुलाब हैं, अरगजा है, श्रेष्ठ मोती हैं, संपन्न लोग मोतियों के हार हैं, मौलगिरी के हार हैं, वो पहनते हैं जिसमें खुशबू और ठंडक रहती है। और ग्रीष्म के बासर बराए को सिरे सब, बराए माने नष्ट कर, बासर माने दिन, यानी गर्मियों के दिनों को कैसे भी काटने के लिए सब ठंडी चीज़ों का इंतजाम कैसे कर रहे हैं कि राज भोग काज साज यों समारियत हैं। सभी लोग जो संपन्न लोग हैं वो सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाते हैं। अंतिम कवित्व है, देखो है तो वर्णन ये ग्रीष्म का भी, लेकिन इसमें वर्षा का ही वर्णन। यहीं हम जो बात कर रहे थे कवि रत्नाकर की श्लेष की, देखिए पूरे कवित्व के हम दो अर्थ लेंगे, एक ग्रीष्म के, ग्रीष्म ऋतु के तरफ, और दूसरा वर्षा ऋतु की तरफ। ये चमत्कार केवल सेनापति की विशेषता है। और इसीलिए देखिए यहाँ देख रहे हैं कि पहले लेते हैं ग्रीष्म में। मान लीजिए अगर ग्रीष्म का वर्णन है तो कैसे है, देखें, छिति अंबर जले हैं चारों ओर छूर, छिति माने आकाश, अंबर माने आकाश, और छिति माने धरती। तो देखें छिति, छिति माने धरती, अंबर माने आकाश, तो धरती और आकाश जल रहे हैं, चारों ओर आग ही आग बरस रही है। ये किसमें होगा, ग्रीष्म में। और तेना तरवर सब को रूप हर्यो है, हर्यो माने चुरा लिया है, और ग्रीष्म ने तिनका, वृक्ष और सबका ही रूप, यानी पूरा तपन के मारे सबका रूप खत्म हो गया है, आकर्षण समाप्त हो गया है, हर लिया है। महाझर, महाझर का यहाँ ग्रीष्म में अर्थ है आग बरस रही है। लागे जोते भादव की होते चले, भादव का एक अर्थ होता है दावाग्नि, जंगल की सी आग, चारों तरफ आग लगी है। देखो भादव का एक अर्थ भादव भी होगा, भादव मास, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष, एक शब्द में, वैसे तो पूरे पद में श्लेष है। तो तपन बरस रही है, आग बरस रही है, और ऐसे दावाग्नि लगी हुई है। जलद पवन तन से कमानो पर है, और जलद माने बादल, पवन माने हवा, बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और हवा है
वो भी कैसी है हो रही है कि सेक पर मतलब हवा लग जाता, ऐसा लगा शरीर सिक गया, लू चल रही है। दारू न माने भयंकर तारा नहीं तारा नदी सूख का पाव, ऐसा आग बरसने से क्या हो रहा है कि नदी सूख गई है, पानी समाप्त हो गया है। सीरी गना छाए चाहिए तचित धरे हुए, और जो ठंडक है छाँ है वो भी खुद छाँ चाहती है, वो भी चिपती फिर रही है। और देखो चतुराई, अब चतुराई को कैसे देखें, पहले ऊपर से देखेंगे कि इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, वर्षा ऋतु में के पक्ष में कैसे आता है। देखें चित्ते अंबर जले हैं चारों ओर छोर, धरती और अंबर चारों तरफ क्या है, जल ही जल है, इतनी वर्षा हुई है चारों तरफ पानी पानी है। तेना तरवर सवही को रूप हरे का मतलब यहाँ हरा भरा, तिनके पेड़ सा चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। महाजर लागे, वैसे महाजर किस कहते हैं, भादों के महीने में जो पानी पे पानी बरसता रहता है, मूसलाधार बारिश, तो वो हो रही है। तो महाजर लागे जो ते भादव की होती चल जलद पवन तन से कमाने पर है। और बादल और हवा चारों तरफ वही बादल और हवा बस वही घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, दारो न तारा नहीं तारे। और नदियों में भीषण बाढ़ आ गई है, बाढ़ग्रस्त हो गई हैं। नदी सुख पावे सब, और नदी में सभी सुख पाते हैं क्योंकि सब पानी पानी, पहले नदियाँ सूखी पड़ी थी, अब खूब पानी आ गया है, खूब गाय भैंस जा रहे हैं, लोगों को पानी मिल रहा है। और सीरी गन छाँव चाहिए तो चित्त धरे हुए, और यहाँ क्या है, बादलों की ठंडी छाँ की चाह सबकी चित्त में बनी हुई है। अब देखिए, देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, और ये चतुराई देखिए सेनापति जी की कविता की कि ग्रीष्म विषम वर्षा, ग्रीष्म और वर्षा कितनी विषम हैं, अलग हैं, लेकिन इस छंद में को सम करे हुए, दोनों को एक कर दिया। तो इस छंद में श्लेष अलंकार है, इस एक अर्थ तो आएगा ग्रीष्म के में, एक आएगा वर्षा ऋतु में। तो ये रही बात आज सेनापति के इस पाठ की। अब देखिए ये 5वां पाठ हो गया, अगला जो 6वां पाठ है वो है कवि पद्माकर का। पद्माकर का गंगा स्तुति बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, हम उसको कराएंगे। अभी देखिए केवल पाठों के अर्थ और भावार्थ कराए जा रहे हैं। आप व्याख्या है तो उनकी व्याख्या कैसे करेंगे, हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि व्याख्या के 4 भाग होते हैं, पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या, चौथा विशेष। संदर्भ में सब में लगभग एक जैसी बात आएगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि सेनापति की कविता से उद्धृत किया गया है। प्रसंग में बता देंगे कि यहाँ कवि सेनापति ने ऋतुराज बसंत का वर्णन किया है, या ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है, या वर्षा ऋतु का किया है, या ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। फिर व्याख्या में आप इस छंद का भावार्थ लिखेंगे, उसमें व्याख्यात्मक टीकात्मक लिखेंगे, और विशेष में आप काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य में छंद अलंकार के बारे में बात की जाती है, और भाव सौंदर्य में रस और विषय वस्तु की बात की जाती है, भाषा कैसी है, रस कैसा है, काव्य गुण कैसा है, इनकी संक्षिप्त में बात की जाती है, और इस प्रकार व्याख्या की जाती है। तो एक बार आपको जब सारे चैप्टर हो जाएंगे तब आपको पुनः फिर व्याख्या करना बताएंगे, कुछ सेलेक्टेड व्याख्याओं की, और फिर थोड़े थोड़े प्रश्नों की बात करेंगे। अब आप हमारा चैनल नवकार पॉइंट को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाले चैनल मिल सकें। और आगामी अभी 25 जून को संभावित है परीक्षा हिंदी साहित्य 12th की, उसके लिए ये उपयोगी है। और अगले वर्ष भी बोर्ड 2021 की परीक्षा भी इसी पैटर्न से होगी, उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।